जय हिंद दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं 30 तारीख का डेट दिया हुआ है, यानी कि 30 मार्च को ये निकला है फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, FAQ यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में पूरा डिटेल और 52 क्वेश्चन दिया गया। जी हाँ दोस्तों, 52 क्वेश्चन आंसर सारा क्वेश्चन है यहाँ पर दिखा सकते हैं, आपको पूरा दिखाएंगे 1 बाय 1। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, क्योंकि देखिए पहला ही क्वेश्चन है, आपको देख सकते हैं व्हाट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यहाँ पर देख सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये NPS का ही पार्ट है, जैसा कि यहाँ पर दिखा रहा था ऑप्शन अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। जी हाँ दोस्तों, UPS प्रोवाइड्स एश्योर पे आउट बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन। जी हाँ दोस्तों, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं UPS क्या है, NPS का ही पार्ट है, और जो सरकार 1 अप्रैल 2025 से लागू कर रही है, यानी 1 अप्रैल आज से ही ये लागू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं UPS में कि वेदर द एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर ऑप्ट UPS, क्या OPS चूज कर सकता है जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अभी NPS में है। यहाँ पर देखिए यस दिया है कि हाँ, एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो सर्विस 1 अप्रैल 2025 हु आर कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम, जो नेशनल NPS में है वो UPS चूज कर सकते हैं, यहाँ पर साफ लिख दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन में कि वेदर न्यूली जो रिक्रूट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो केंद्रीय कर्मचारी, क्या UPS वो ले सकते हैं। तो उसने भी बोला है आंसर में कि हाँ, जो नया रिक्रूटमेंट होगा, जो नया केंद्रीय कर्मचारी आएंगे वो भी UPS लेंगे 1 अप्रैल के बाद। यहाँ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं UPS चूज कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन पूछा गया कि वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर 31 मार्च 2025 टू एलिजिबल फॉर UPS, क्या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जो 31 मार्च 2025 तक रिटायर हो गया, उससे पहले जो भी रिटायर हो गया, क्या वो भी UPS ले सकता है। तो इसमें क्वेश्चन आंसर का है कि हाँ, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर हो गए हैं अप टू 31 तक जो रिटायर हो रहे हैं वो भी ले सकते हैं, अंदर NPS के अंदर वो रिटायर हुए हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, और उनके लिए क्राइटेरिया लगा दिया गया है कि वो सुपरनुएट आफ्टर 10 ईयर के बाद होंगे क्वालिफाइंग सर्विस। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं 56J के तहत विच इज़ नॉट ट्रीटेड द पेनाल्टी अंदर सेंट्रल सिविल सर्विस, उनके ऊपर किसी तरह का पेनाल्टी ना लगा हो, इस टाइप से होना चाहिए। और लीगली अगर कोई वेडेड स्पाउज है, मैंने कि नहीं पति पत्नी की मौत हो जाती है, तो लीगली अगर है तो वो भी UPS चूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि 5वां नंबर में आप देखिए व्हाट आर द फॉर्म फिल अप बाय एलिजिबल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू ऑप्ट UPS, कौन से कर्मचारी UPS चूज कर सकते हैं। जो फॉर्म A1 कौन भरेंगे, जो नया जिनका रिक्रूटमेंट 1 अप्रैल 2025 के बाद होगा, जो नया जिनका सर्विस लेगा वो A1 फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं A1 फॉर्म भरेंगे, जबकि A2 फॉर्म भरेंगे जो पहले से NPS में कार्यरत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। जी हाँ दोस्तों, तो डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि A1 कौन भरेगा, A2 कौन भरेगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन में है कि फॉर्म वेयर द फॉर्म इनरोलमेंट अंडर UPS कैन ऑब्टेन, कहाँ से ये फॉर्म निकालेंगे, कहाँ से ये भरेंगे। तो आप देखिए एक वेबसाइट है www.npscra.nsdl.co.in, यहाँ पर जाके आप A1 A2 फॉर्म निकाल लीजिए, उसको भरना पड़ेगा। जहाँ दोस्तों वेबसाइट प्रोटीन CRA लिखल होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए PDF और वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन व्हाट आर द टाइम लाइन टू एक्सरसाइज द UPS अंदर NPS बाय एलिजिबल एग्जिस्टिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जहाँ दोस्तों यानी कब तक UPS को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 महीने का समय दिया गया है कि 3 महीना तक 1 अप्रैल 2025 से लेकर अप्रैल मई जून 30 जून तक आराम से इसको भर सकते हैं, UPS वाले फॉर्म को भर सकते हैं। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 30 अप्रैल मई जून 30 जून तक इसको फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वाटर टाइम लाइन एक्सरसाइज ऑप्शन UPS NPS एलिजिबल रिटायर जो 31/3/2025 तक रिटायर हो गए हैं, क्या उनके लिए भी 3 महीना का टाइम दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया कि हाँ,
जो रिटायर हो गए उनके लिए भी 3 महीना का समय दिया जाएगा। आपको बता दें जो अभी सर्विस कर रहे हैं वो भी इसको 3 महीना तक चूज कर सकते हैं। जो रिटायर हो चुके हैं 31 मार्च 2025 तक वो भी 3 महीना तक यूपीएस को चूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द टाइम लाइन टू एक्सरसाइज यूपीएस अंदर एनपीएस बाय लीगल वेल्डेड स्पाउस, यानी जिनकी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्पाउस को नौकरी मिलता लीगल होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हु हैज सुपरन्यूएट व रिटायर वर हैज डीम्स प्रायर टू एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर यूपीएस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके लिए भी 3 महीना का समय दिया गया है कि अगर कोई किन्हीं की पति पत्नी की मृत्यु हो जाती तो जो उनका लीगल जो पति पत्नी होंगे उनको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा, वो भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में है कि एनपीएस नया जो कर्मचारी आएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय में उनको मात्र 30 दिन का टाइम दिया जाएगा, यानी 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। जो 1 अप्रैल 2025 के बाद जो नया सर्विस में आएंगे उनको मात्र 30 दिन का समय दिया जाएगा यूपीएस चूज करने के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कैन ऑप्शन ऑफ यूपीएस कैन चेंज सब्सिक्वेंटली, यूपीएस चूज करने के बाद क्या वो चेंज कर सकते हैं? तो यहाँ पर लिखे साफ लिख दिया कि नहीं, आप यूपीएस जब एक बार चूज कर लिए तो यूपीएस ये फाइनल होगा, आपका इरिवोकेबल नहीं होगा, आप रिवर्स नहीं आ सकते। आप यूपीएस ले लिए तो आप यूपीएस में ही आपको रहना पड़ेगा। 11 नंबर पॉइंट ये है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंस इफ द एम्प्लॉय फेल्स टू ऑप्ट यूपीएस विद इन द स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अगर कोई 3 महीना या 1 महीना में मान लीजिए नया कोई कर्मचारी आया है 1 महीना के अंदर नहीं चूज करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एनपीएस में ही रह जाएगा। और कोई कर्मचारी 3 महीना तक भी चूज नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एनपीएस में माना जाएगा। यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जो प्रान नंबर होगा अंदर यूपीएस में। तो आपको बता दें जो एनपीएस में प्रान नंबर है वही रह जाएगा, सेम टू सेम कैरी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वही प्रान नंबर आ जाएगा। फिर देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, वेयर द ऑप्शन फॉर्म अकाउंट ओपनिंग फॉर्म अंदर यूपीएस इज सबमिटेड बाय सब्सक्राइबर। आप किसको यूपीएस वाला फॉर्म भर के किसको जमा करेंगे? तो आप फिजिकली अगर उसको भरते हैं तो हेड ऑफिस में, आप जहां कार्य करते हैं वहां का हेड ऑफिस में, या फिर डीडीओ वेयर द सब्सक्राइबर इज एम्प्लॉयड, जहाँ से अपने डीडीओ को भर कर भेज सकते हैं, उनको दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं। यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वेदर देयर इज ऑनलाइन प्रोसेस इनरोलमेंट अंदर यूपीएस, क्या यूपीएस को ऑनलाइन भी भर सकते हैं? तो हाँ, आप यहाँ पर यस दिया है कि कोई भी सब्सक्राइबर चाहे तो ऑनलाइन भी भर दे चाहे तो ऑफलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मोड ऑफ कम्युनिकेशन से भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वालिफाइंग सर्विस अंदर यूपीएस। यहाँ दोस्तों यूपीएस क्वालिफाइंग सर्विस क्या रहने वाला है? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पीएफआरडीए डिसाइड किया है क्वालिफाइंग सर्विस मिनिमम 10 साल होना चाहिए, ये सब चीज़ें इसके अंदर है पीएफआरडीए के अंदर, तो वही क्वालिफाइंग सर्विस डिफाइन करेगा। इसके अलावा 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ द सब्सक्राइबर कैन ऑब्टेन स्टेटस ऑफ हीज एंड हर एप्लीकेशन। आपने जमा किया तो वो उसका स्टेटस कहाँ से पता चलेगा? देखिए सीआरए से पता चलेगा या नोडल ऑफिस में जहां आप जमा किए हैं वहां से आपका पूरा स्टेटस पता चलते रहेगा। इसके अलावा 18 नंबर क्वेश्चन का जवाब देखिए, विल यूपीएस सब्सक्राइबर टिल एबल टू ओपन और मेंटेन होल्ड वॉलंटरी एनपीएस टायर 1 एंड टायर 2 अकाउंट। ये बोल रहा है कि क्या कोई भी यूपीएस सब्सक्राइबर होगा अपना जो पैसा उसमें जमा करेगा क्या उसको मैनेज कर सकता, मेंटेनेंस कर सकता? तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है यस एंड सब्सक्राइबर यूपीएस कैन वॉलंटरी मेंटेनेंस द एनपीएस टायर 1 एंड टायर 2, दोनों अकाउंट को वो मैनेज कर सकता है। ऑल सिटीजन मॉडल एंड अलॉन्ग विथ यूपीएस एंड सेपरेट अकाउंट विद इन द सेम प्रान नंबर के अंदर में जो होगा उसको मैनेज कर सकता है। तो ये भी ऑप्शन आपको यूपीएस में दिया जा रहा है। इसके अलावा 19 नंबर में देखिए, व्हाट विल हैपन टू माई एग्जिस्टिंग कॉर्पस ऑन माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस। अगर कोई कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में आ रहा है तो अपना जो कॉर्पस है एग्जिस्टिंग कॉर्पस को वो कैसे मैनेज करेगा? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भी कोई कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में जाएंगे तो अपना कॉर्पस जो होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा उसी प्रान नंबर में, जो पहले एनपीएस में था वही अब यूपीएस में आ जाएगा।
प्रान नंबर सेम रहेगा आपका परमानेंट अकाउंट नंबर। इसके अलावा देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, ऑन माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस टू यूपीएस वेदर न्यू प्रान विल बी इशूड, क्या कोई न्यू प्रान दिया जाएगा? तो यहाँ पर देखिए कि ऑन माइग्रेशन फ्रॉम एनपीएस टू एनपीएस सब्सक्राइबर आइडेंटिफाई बाय द अर्थ बाय प्रान टैग्ड टू यूपीएस, उसमें जो प्रान नंबर पहले वाला रहेगा वही इसमें भी रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट इज ए इंडिविजुअल कॉर्पस एंड बेंचमार्क कॉर्पस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इंडिविजुअल कॉर्पस क्या होता है, बेंचमार्क कॉर्पस क्या होता है, पूल कॉर्पस क्या होता है? आपको बता दें 10% जो आपका कटेगा और 10% सरकार जमा करेगी, इसको एक जगह जमा करेंगे, ये हो जाएगा इंडिविजुअल कॉर्पस। और अगर 8.5% अलग से सरकार जमा करेगी वो हो जाएगा पूल कॉर्पस। और ये बेंचमार्क कॉर्पस ये सरकार अनुमान लगाकर बताएगी कि आपका कितना साल का सर्विस हुआ और कितना जमा होना चाहिए, तो उस हिसाब से बेंचमार्क कॉर्पस डिफाइन करेगी पीएफआरडीए। तो इस बात को जान लीजिए, बेंचमार्क कॉर्पस नेशनल वैल्यू कंप्यूटेशन बाय सीआरए कंप्यूटेट करेगा, कंपेयर करेगा इंडिविजुअल कॉर्पस से। और एनएवी डिफॉल्ट इन्वेस्ट फॉर मोर डिटेल रेगुलेशन 12 एंड इलस्ट्रेशन इन शेड्यूल्स रेगुलेशन में बी रिफर्ड। तो कह सकते हैं कि जो बेंचमार्क कॉर्पस होगा वो सरकार पीएफआरडीए डिफाइन करेगा, उसके बाद पता चलेगा कि कितना जमा होना चाहिए, आपने कितना जमा किया और क्या कहीं बीच में आपने निकाल लिया बीच से, तो वो डिटेल बताएंगे। इसके अलावा 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन में कैन एम्प्लॉय सेलेक्ट द पेंशन फंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न अंडर यूपीएस, क्या कोई भी कर्मचारी है जो पेंशन फंड को मैनेज कर सकता है इन्वेस्टमेंट पैटर्न में? तो ये भी ज़रूरी है कि चाहे तो वो यस अपना एम्प्लॉय अपना पैसा इसमें मैनेज कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई नहीं करता है तो बाय डिफ़ॉल्ट पीएफआरडी आपको पैसा को जो इन्वेस्ट करेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा व्हाट हैपन इफ़ द एम्प्लॉय डज नॉट चूज पेंशन फंड, अगर कोई एम्प्लॉय पेंशन फंड चूज नहीं करता है तो उस केस में पीएफआरडीए डिसाइड करेगा आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, ये साफ साफ लिख दिया है। 24 नंबर में आप देखिए क्वेश्चन में व्हाट आर द ऑप्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट चॉइस इफ इंडिविजुअल कॉर्पस अदर डेट डिफॉल्ट पैटर्न, यहाँ पर कई कितना तरह का इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑफर और इन्वेस्ट 100% फंड, आप चूज कर सकते हैं कि पूरा 100% फंड को आप स्कीम जी के तहत एंड या फिर आप देखिए यहाँ पर लाइफ साइकिल बेस स्कीम भी होता है, जिसमें जो कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल उसमें यहाँ पर 25% तक कर सकते हैं इक्विटी में। दूसरा मॉडरेट लाइफ फंड है जिसमें आप मैक्सिमम इक्विटी कैप्ड जो होता है 50% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए हाउ मेनी टाइम्स चॉइस पेंशन फंड इन्वेस्ट चॉइस कैन बी एक्सरसाइज इन फाइनेंशियल ईयर, आपको कितना बार चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यूपीएस सब्सक्राइबर जो यूपीएस चूज करेंगे उनको पहला पॉइंट देखिए कि चॉइस ऑफ द पेंशन फंड वंस इन द फाइनेंशियल ईयर, एक ही बार आप चूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट चॉइस जो होगा 2 बार होगा फाइनेंशियल ईयर में, तो ये साफ साफ लिख दिया है। इसके अलावा 26 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, उसका आंसर विल द सब्सक्राइबर बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द कॉर्पस वैल्यू अपडेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यस सीआरए will provide individual corpus and benchmark corpus in प्राम अकाउंट फिजिकली। जी हाँ दोस्तों, तो जो सीआरए है वो पूरा आपको डिटेल प्रोवाइड करेगा कि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस या बेंचमार्क कॉर्पस प्रान अकाउंट में कितना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 27 नंबर क्वेश्चन, हाउ इज एश्योर पे आउट कैलकुलेशन अंडर यूपीएस, यूपीएस में एश्योर पेंशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि रेट एश्योर जो पेंशन होगा 50% तो मिलेगा, लेकिन अंतिम 12 महीने का एवरेज बेसिक पे का 50%, अंतिम साल में मान लीजिए 12 महीने में पर मंथ कितना सैलरी बन रहा था उसका एवरेज निकाला जाएगा, उस एवरेज का 50% पेंशन आपको एश्योर दिया जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा प्रायर टू सुपरन्यूएशन, जब तक आप जब सुपरन्यूएशन मतलब जब सेवानिवृत्त होंगे तब आपको ये दिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं साफ लिख दिया कि पेएबल आफ्टर मिनिमम 25 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, कम से कम 25 साल आपको जॉब करना पड़ेगा तभी जाके एश्योर 50% पेंशन मिलेगा, वो भी सेवानिवृत्ति के बाद। अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेते हैं उसके बाद पेंशन नहीं बनेगा जब तक कि आपका सुपरन्यूएशन पीरियड सेवानिवृत्ति ना पूर्ण जाए। यहाँ पर देखिए इन केस ऑफ लेसर क्वालिफाइंग सर्विस
प्रोपोर्शनेट पे आउट विल बी एडमिशन। देखिए यहाँ पर पे आउट शब्द का यूज किया गया, ना कि पेंशन का। इसमें पेंशन लिखना चाहिए था, साफ हमारा कहना यह है, पे आउट नहीं लिखना चाहिए था, क्योंकि जब पे आउट होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसको चैलेंज आप नहीं कर सकते हैं पे आउट को। इसीलिए यूपीएस में पे आउट शब्द का यूज किया गया है। तो जिनका 25 साल से कम सर्विस होगा उनको उसी अनुपात में पेंशन मिलेगा। मान लीजिए किन्हीं का 20 साल सर्विस हुआ तो 20 दूनी 40, यानी कि 40% पेंशन बनेगा उनका। किसी का 15 साल सर्विस हुआ तो 15 दूनी 30% पेंशन बनेगा। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक चीज़ और इसमें बता दें कि किन्हीं का सर्विस 25 साल से भी ज़्यादा हो तो उनका पेंशन 50% ही लास्ट ईयर का जो होगा बेसिक का उसका 50% ही मिलेगा। ये बात ऐसा नहीं कि आप 30 साल नौकरी किए हैं तो आपको 50% की जगह पर 60% पेंशन मिलेगा, ये बात ध्यान में रखिए। इसके अलावा 28 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, व्हेन विल पे आउट कमेंस इन द केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर कि इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट आफ्टर मिनिमम 25 साल, यहाँ पर देख सकते हैं 25 साल लिख दिया, क्वालिफाइंग सर्विस एंड एश्योर पे आउट विल कमेंस फ्रॉम डेट ऑन विच एम्प्लॉय वुड बी सुपरन्यूट। जब तक आप रिटायर नहीं होंगे, सुपरन्यूट नहीं होंगे, जब तक ये पेंशन नहीं बनेगा। आप भले आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले या सरकार आपको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दे 25 साल बाद, लेकिन उम्र अगर 50 साल ही पूरता है तो 60 वर्ष जब रिटायरमेंट का उम्र आएगा, यानी 10 साल आप बिना खाए पिए ही रहना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर वेटिंग पीरियड दिया गया, यानी कि आपको 25 साल नौकरी करके वीआरएस ले सकते हैं, लेकिन जब आपका सुपरन्यूएशन भी उसी समय शुरू हो जाता तो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर सेवानिवृत्ति का उम्र बहुत दिन तक बाकी है तो इस केस में यूपीएस बहुत ख़राब हो जा रहा है, क्योंकि वेटिंग पीरियड यहाँ रह जा रहा। जब तक आप सेवानिवृत्त नहीं होंगे जब तक आपको पेंशन नहीं देगा ये, और वही पेंशन देगा जिस समय आप उसको वीआरएस लिए हैं या सरकार आपको बलजबड़िया वीआरएस दिया, वही पैसा आपको 10 साल के बाद यानी 60 वर्ष जिस समय पूरेगा उस समय आपको देगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है यूपीएस में। दूसरा 29 नंबर में आप देख लीजिए कि व्हाट इज ए अमाउंट ऑफ मिनिमम गारंटीड पे आउट अंडर यूपीएस। तो यूपीएस में 10 साल के सर्विस के बाद मिनिमम 10,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, और इसी 10,000 पर आपको एचआर जो बोलते हैं डीआर, डियरनेस रिलीफ, वो मिलेगा। डीआर जिसको बोलते हैं इसी पर मिलेगा 10,000 पर, याद रखिए। इसके अलावा 30 नंबर क्वेश्चन, विल द एश्योर पे आउट अंडर यूपीएस रिड्यूस इन केस ऑफ रिडक्शन इन क्वालिफाइंग सर्विस। तो यस, क्वालिफाइंग सर्विस कम होगा तो उसी हिसाब से आपका जो पेंशन है वो कम बनेगा, जो हम पहले भी बता चुके हैं आपको कि इन केस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड 10 years वर मोर बट लेस देन 25 years प्रोपोर्शनेट पे आउट विल बी पेएबल, याद रखिए। तो इसमें तो बात यही है कि आप 10 साल से नीचे हैं तो पहले तो यूपीएस नहीं मिलेगा, 10 साल से ऊपर और 25 साल से नीचे हैं तो जितना साल नौकरी के उसी हिसाब से इसमें पेंशन बनेगा, और 25 साल से ज़्यादा भी किए हैं तो आपको 50% ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि ज़्यादा मिलेगा, वो चीज़ तो लिखा हुआ भी नहीं है कहीं पे। इसके अलावा 31 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, एडमिसिबल पे आउट। व्हाट इज एडमिसिबल पे आउट? यहाँ पर एश्योर पे आउट सो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस पेएबल एडमिसिबल पे आउट। फार्मूला कैलकुलेटिंग एडमिसिबल पे आउट, देखिए यहाँ पर क्या है कि किस तरह से आपको जो एडमिसिबल पे आउट होगा इक्वल टू एश्योर पे आउट जो है इंटू IC/BC इंटू 1 - FW, जिसको फाइनल विड्रॉल बोलते हैं। यही फार्मूला पर आपका काम चलेगा, और IC हो जाएगा इंडिविजुअल कॉर्पस, BC हो जाएगा बेंचमार्क कॉर्पस। तो इस केस में तो आप देख सकते हैं FW जो हो गया फाइनल विड्रॉल जो करेंगे परसेंटेज वो रहेगा। तो मैक्सिमम 60% ऑफ IC और BC विचएवर इज लोअर। ये देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया है। पहले ये कन्फ्यूजन था कि 60% जो निकालेंगे वो 60% किसका, ऐसा बताया जा रहा था कि आपने जो इन्वेस्ट किया, जो इन्वेस्ट आपका अपना है इंडिविजुअल, उसका 60%। यहाँ पर साफ लिख दिया है कि IC और BC जो सबसे कम होगा उसका 60% निकाल सकते हैं। IC का मतलब इंडिविजुअल कॉर्पस, यानी 10% प्लस 10% 20% हो गया। 20% जो जमा होगा उसका 60% रिटायरमेंट के समय आप निकाल सकते हैं, जबकि NPS में 10% और प्लस 14% इसका 60% निकाल सकते हैं। NPS में था 10% प्लस 14% सरकार देती थी, उस पूरा कॉर्पस का 60% निकालते थे रिटायरमेंट के समय में। यहाँ पर बोल रहा है कि 10% प्लस सरकार 10% जमा करेगी इंडिविजुअल कॉर्पस या फिर बेंचमार्क कॉर्पस,
जो सरकार डिसाइड करेगी PFRDA, वो दोनों में से जो सबसे कम होगा उसका 10 + 10 यानी जो 20% जो भी जमा हो रहा है वो IC और BC में सबसे कम होगा, उसका 60% यहाँ पर निकाल सकते हैं। यानी UPS में भी लगभग NPS जैसा थोड़ा सा लाभ दिया जा रहा है, क्योंकि ये लाभ पहले नहीं था। यानी पहले कह सकते हैं कि जब UPS गजट नोटिफिकेशन आया था तो क्लियर नहीं किया था, इसमें क्लियर ये क्वेश्चन आंसर में क्लियर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर साफ दिख रहा है 32 नंबर क्वेश्चन में कि व्हाट इज अ फैमिली पेंशन। जी हाँ दोस्तों, फैमिली पेंशन कितना मिलेगा। तो फैमिली पेंशन में पहले भी नियम था 60% फैमिली को दिया जाता है। आपका जो पेंशन बनेगा, अब जब रिटायर होंगे तो आपका पेंशन मान लीजिए कुछ जो भी बना हो 10,000, 20,000, 50,000, उस 50,000 पेंशन का 60% आपको फैमिली को दिया जाएगा जब आपका मृत्यु या डेथ होने के केस में। तो फैमिली परसेंट 60% रखा गया है इसमें, तो ये याद रखिए। इसके अलावा देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स अवेलेबल अंडर यूपीएस में क्या बेनिफिट्स अवेलेबल है टू सुपरन्यूटेड वाई रिटायर एम्प्लॉय, जब वो रिटायर होगा अंदर नेशनल पेंशन सिस्टम बिफोर 31 मार्च 2025 से पहले कोई रिटायर हो गया है तो उसको क्या मिलेगा इसमें। यहाँ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यूपीएस में क्या मिलेगा। एक तो लमसम पे आउट मिलेगा आपको, दूसरा मंथली टॉपअप अमाउंट मिलेगा जो आफ्टर डेट ऑफ सुपर रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ, देखिए यहाँ पर आपको हम पहले बता देते, तीसरा नंबर डियरनेस रिलीफ DR इसमें मिलेगा। यानी जिस व्यक्ति को पेंशन चाहिए रिटायर के बाद वो यूपीएस चूज कर सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है उनको लमसम अमाउंट दिया जा रहा है, उनको मंथली जो पे आउट दिया जाएगा, लेकिन साथ में रिटायर जब होंगे उसके बाद मंथली पेंशन दिया जाएगा, साथ में DR भी दिया जाएगा। या सिंपल इंटरेस्ट एज पर अप्लीकेबल पब्लिक प्रोविडेंट फंड रेट एरियर भी दिया जाएगा। रिस्पेक्ट द एबव बेनिफिट्स द पास्ट पीरियड फ्रॉम द मंथ आफ्टर सुपरन्यूएशन टू द मंथ ऑफ प्रीसीडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द क्लेम फॉर्म। तो जो भी एरियर होगा उनको एरियर भी यहाँ पर दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट सेल बी पेएबल, यहाँ पर देखिए साफ लिख दीजिए इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा बियॉन्ड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑप्शन वायर क्लेम पर क्लॉज 3। तो बेनिफिट्स स्पेसिफाई अंदर सब रेगुलेशन 1 सेल बी एडिशन टू बेनिफिट्स द अवेल वायर एश्योर एक्रूड एम्प्लॉय एंड NPS इंक्लूडिंग एन्युटी एंड इफ एनी अंदर NPS। तो इस तरह से बहुत सारा बेनिफिट्स यूपीएस लेने पर दिया जाएगा जो रिटायर हो चुके हैं। यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ द मंथली टॉपअप अमाउंट टू बी कैलकुलेटेड एम्प्लॉय ऑलरेडी रिटायर्ड बिफोर 31 मार्च 2025 एंड रिसीविंग एन्युटी अंडर NPS। तो किस तरह से कैलकुलेट करेगा, यहाँ पर देखिए। तो मंथली जो टॉपअप होगा वो होगा एडमिसिबल पे आउट प्लस डियरनेस रिलीफ और द एडमिसिबल पे आउट माइनस रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी अमाउंट। तो इस तरह से उसका कैलकुलेशन किया जाएगा। इसके अलावा 35 नंबर में देखिए, व्हाट इज ए रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी रेट अमाउंट। तो क्या रेट रहेगा, किस हिसाब से उसे दिए जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव जो एन्युटी रेट होगा वो जनवरी 2014 टू मार्च 2025 आर प्रोवाइडेड अंडर शेड्यूल 6 PFRDA जो बताएगा उसी हिसाब से ये काम करेगा रेगुलेशन 2025। और रिप्रेजेंटेटिव एन्युटी जो अमाउंट होगा वो इंडिविजुअल कॉर्पस गुने 1 माइनस जो फिनेंशियल विड्रॉ आप करेंगे परसेंटेज 40% विड्रॉ किए या 60% विड्रॉ किए या 20% विड्रॉ किए इनटू रिप्रेजेंटेटिव यूनिटी रेट डिवाइड बाय 12 × 100। तो वो आएगा यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव यूनिटी अमाउंट। इसके अलावा आप 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर, हु आर द एलिजिबल टू रिसीव द एश्योर पे आउट अंडर यूपीएस में कौन आदमी जो यूपीएस मिलेगा उसको। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला ही केस में कि कम से कम 10 साल भैया नौकरी आपको करना पड़ेगा और रिटायरमेंट के बाद ही आपको रिटायरमेंट मिलेगा इसमें। यहाँ पर दूसरे बात, इन केस ऑफ गवर्नमेंट रिटायर एम्प्लॉय अंडर प्रोविजन 56J विच इज नॉट पेनाल्टी अंडर सेंट्रल सिविल सर्विस। कोई ऐसा कर्मचारी जिसके ऊपर कोई पेनाल्टी ना लगा हो वो भी इसको ले सकता है, उसको मिलेगा यूपीएस। फिर तीसरा कि इन केस ऑफ वॉलंटरी रिटायर आफ्टर मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 20 साल के बाद डेट सच एम्प्लॉय हैव सुपरन्यूएटेड इफ सर्विस पीरियड हैड कंटिन्यू टू सुपरन्यूएटेड। तो इससे भी मिलेगा यूपीएस का लाभ। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हु कैन क्लेम फैमिली पे आउट अंडर यूपीएस।
यूपीएस में फैमिली क्लेम आउट कौन कर सकता है? देखिए यहाँ पर दो तरह की बातें होती है। जो विडो हो जाता है पति पत्नी, जो लीगल होगा ना वही क्लेम कर सकता है। ऐसा नहीं कि विडो हो गया फिर दूसरा शादी कर लिया फिर तीसरा शादी कर लिया तो अलग अलग आके उसका वो बन जाएगा इसमें सब्सक्राइबर यूपीएस। ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो लीगल होंगे उसी को ये दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों। इसके अलावा 38 नंबर क्वेश्चन, वेदर द स्पाउस ऑफ सब्सक्राइबर मैरिड आफ्टर डेट ऑफ सुपरन्यूएशन। ऐसा भी होता केस कि जो यूपीएस मर गया मैंने आफ्टर डेट ऑफ मैंने रिटायर हो गया उसके बाद शादी किया तो एलिजिबल फॉर द पे आउट। मैंने जब आप रिटायर हो गए उसके बाद आपने शादी किया तो उस केस में आपको यूपीएस नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते साफ बोला गया। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए, इज देयर एनी प्रोविजन फॉर लमसम पे अमाउंट। यूपीएस में क्या लमसम मिलेगा? तो इसमें साफ लिख दिया कि लमसम अमाउंट मिलेगा, जो आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि 1/10 जो होगा 1/10 होगा बेसिक प्लस डीए। बेसिक लिखिए प्लस डीए का 1/10 इंटू 6 महीने का जो टर्म है। मान लीजिए 20 साल नौकरी किए तो 40 टर्म हो गया, 25 साल नौकरी किए तो 50 टर्म हो गया, वो मल्टीप्लाई वही लमसम अमाउंट होगा। और आपको बता दें ये लमसम अमाउंट जो होगा आपका लास्ट में जो वेतन बनेगा उस साल का 6 महीना का बराबर मान के चलिए ये लमसम अमाउंट आपको मिलेगा। ग्रेच्युटी के अलावा ये लमसम अमाउंट मिलेगा आपको। इसके अलावा आप 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ़ एनी ऑप्शन टू विड्रॉ अमाउंट यूपीएस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट टू व्हाट एक्सटेंट। यहाँ पर देखिए यस ले सकते हैं यूपीएस सब्सक्राइबर। जो ऑप्शन फाइनल विड्रॉल है अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 60%। जो विड्रॉ आप करेंगे 60% ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। किसका? इंडिविजुअल कॉर्पस का या फिर बेंचमार्क कॉर्पस का। जो दोनों में से कम होगा उसी में से 60% आप निकाल सकते हैं। यानी 10-20% जो जमा होगा 10% आपने जमा किया, 10% सरकार जमा करी, यानी 20% इंडिविजुअल कॉर्पस होगा, उसका 60% आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन जितना निकालेगा उसी अनुपात में पेंशन कम हो जाएगा। बीच इवर भी लोअर यहाँ पर लिखा ना कि इंडिविजुअल कॉर्पस या बेंचमार्क कॉर्पस जो सरकार डिफाइन करेगी, दोनों में से जो कम होगा उसी का 60% आप निकाल सकते हैं। अवेलेबल इन द प्रान टेक, जो आपके प्रान नंबर में अकाउंट जो एक प्रान नंबर का एक अकाउंट होगा उसमें जो रहेगा। यूपीएस ऑन डेट ऑफ सुपरन्यूएशन, जिसमें आप रिटायरमेंट हो रहे होंगे, या वॉलंटरी रिटायरमेंट जिसमें रिटायरमेंट सब्जेक्ट टू प्रोपोर्शनेट रिडक्शन इन एश्योर पे आउट पेएबल टू सच यूपीएस सब्सक्राइबर। यानी जो एश्योर पेंशन होगा उसमें उसी अनुपात में घटेगा। तो आपको पहले भी फार्मूला हम बता दिए थे कि जो पेंशन होगा अगर 60% निकाल लिए तो जो पेंशन उस समय बन रहा होगा आपको, मान लीजिए पेंशन जो भी बन रहा होगा आपका 20%, 20,000, 40,000 जो भी पेंशन बनेगा उल्टा इंटू 1 माइनस 60% निकाले तो 60% यहाँ पर हो जाएगा। तो उसी हिसाब से फार्मूला कैलकुलेट करके आएगा। तो फार्मूला पर बिठाइएगा, आपका अपना अपना फार्मूला है, अपना अपना लेवल है, सबका अलग अलग, उस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा 41 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हाउ मच फाइनल विड्रॉल परसेंटेज। देखिए फाइनल विड्रॉल परसेंटेज जो यूपीएस सब्सक्राइबर जो है वो फाइनल अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 60%। सीधा बात है 60% आप पैसा इंडिविजुअल कॉर्पस का निकाल सकते हैं। 60% इंडिविजुअल कॉर्पस जो 10% आपका जमा होगा, जो 10% सरकार जमा करेगी, 20% जो जमा होगा 30 साल 35 साल जितना साल आप नौकरी करें उसका 60% आप निकाल सकते हैं। और बाकी जब 60% निकालिएगा उसी हिसाब से आपका पेंशन जो एश्योर पेंशन बन रहा था वो घट जाएगा। तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा हाउ द फाइनल विड्रॉल अमाउंट शैल बी कैलकुलेटेड इंडिविजुअल कॉर्पस मोर देन बेंचमार्क कॉर्पस। यहाँ बताया जा रहा है कि अगर इंडिविजुअल कॉर्पस ज़्यादा हो गया, बेंचमार्क कॉर्पस कम रह गया, तो बेंचमार्क कॉर्पस का 60% निकालिएगा। यानी जो दोनों में से कम रहेगा, याद रखिए आईसी और बीसी। तो आईसी अगर बहुत ज़्यादा आपने जमा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया, बीसी कम हो गया, तो कम का 60% निकालिएगा। अगर आईसी ज़्यादा है बीसी कम है तो कम का निकालिएगा। अगर आईसी कम है और बीसी ज़्यादा है तो आईसी का 60% निकालना, ये नियम बताया इसमें। इसके अलावा 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल फाइनल विड्रॉल बी एडमिसिबल। आप देख सकते हैं यहाँ पर जब विड्रॉल एडमिसिबल ऑन डेट ऑफ सुपरन्यूएशन, जब आप सेवानिवृत्त हो गए उसी समय फाइनल विड्रॉल आप निकाल सकते हैं, या फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट पर भी निकाल सकते हैं, या फिर रिटायरमेंट अंदर फंडामेंटल रूल 56J के तहत भी निकाल सकते हैं, इस तरह से। इसके अलावा हाउ इज डियरनेस रिलीफ अप्लाइड अंदर यूपीएस। डियरनेस रिलीफ किस तरह से अप्लाइड होगा यहाँ पर देख सकते हैं। डियरनेस रिलीफ डिक्लेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, जो साल भर में इसे 2 बार डीए बनता है
उसी तरह से उस समय भी साल भर में 2 बार बनेगा, वो डीआर आपके ऊपर वहाँ भी लगेगा। याद रखिए एनपीएस में डीआर का प्रोविज़न नहीं है, लेकिन यहाँ पर डीआर का प्रोविज़न है। एनपीएस में एक जो है एक साथ बहुत सारा अमाउंट मिलता है, तो जिस कर्मचारियों को एक साथ चाहिए अमाउंट की, बड़ा अमाउंट हमको लेना, तो एनपीएस चूज कर सकते हैं। कोई ऐसा भी कर्मचारी होता है जो धीरे धीरे पेंशन लेना चाहता है, तो उसके लिए यूपीएस भी ठीक है। यहाँ पर जिस हिसाब से ये बता रहा है, यहाँ दोस्तों बाकी कर्मचारी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा वो लेना चाहता है। यहाँ पर देखिए 45 नंबर, वेदर द बेनिफिट्स अंडर द यूपीएस आर रिसीवेबल इफ द एम्प्लॉय हैज बीन रिमूव्ड और डिसमिस और हैज रिजाइन फ्रॉम द सर्विस। देखिए किसी भी कर्मचारी के ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई होती है, उस केस में उसके यूपीएस का लाभ नहीं दिया जाएगा। जहाँ दोस्तों नो एश्योर पे आउट सेल नॉट बी अवेलेबल इन केस ऑफ रिमूवल फ्रॉम सर्विस पर भी कोई यूपीएस लागू नहीं होगा। डिसमिसल फ्रॉम सर्विस पर भी नहीं होगा। रेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉय को भी नहीं मिलेगा। इन सच केस यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑप्शन सेल नॉट बी अप्लाइड, वो अप्लाई नहीं कर सकता इस केस में, याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए कैन सब्सक्राइबर मेक पार्शियल विड्रॉल ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, तो पूरे सर्विस लाइफ पीरियड में वो पार्शियल विड्रॉल कर सकता है। यहाँ पर एस लिखा है, और पार्शियल विड्रॉल 25% कर सकता है। किसका? अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन का। अपना सेल्फ कंट्रीब्यूशन मतलब जो 10% आप जमा करें उसी का आप 25% निकालिएगा, याद रखिए। एंड कंप्लीशन ऑन लेक ऑफ पीरियड, यहाँ पर 3 साल का लॉकिंग पीरियड है। 3 साल जब यूपीएस में लगातार नौकरी करिएगा, 3 साल के बाद ही ये 25% निकालिएगा, और पूरे सर्विस लाइफ में 3 बार ही निकाल सकते हैं इसको। इसके अलावा देखिए व्हाट पर्पस आर अलाउड पार्शियल विड्रॉल अंडर यूपीएस। हायर एजुकेशन किसी को लेना चाहते हैं अपने चिल्ड्रन को, मैरिज करना अपने चिल्ड्रन को, या परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ जो रेसिडेंशियल हाउस आप परचेज कर रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसी आपके पास है, डिसेबिलिटी केस किसी तरह का हो गया है, स्किल डेवलपमेंट करना, उस केस में पार्शियल विड्रॉ किया जा सकता है। यूपीएस में भी पार्शियल विड्रॉ किया जा सकता है उस केस में। यहाँ पर देखिए 48 नंबर में हाउ मेनी टाइम्स पार्शियल विड्रॉ मेड अंडर यूपीएस में कितना बार पार्शियल विड्रॉ निकाला जा सकता है, तो मैक्सिमम 3 टाइम पूरे सर्विस पीरियड में। मान लीजिए 25 साल का नौकरी आपको पूरा है, तो 25 साल में 3 बार कभी भी निकाल सकते हैं, 3 साल शुरू का लॉकिंग पीरियड को छोड़कर। तो इंक्लूडिंग विड्रॉल मेड अंडर एनपीएस बिफोर ऑप्शन ऑफ यूपीएस। अगर एनपीएस में भी आप निकाल लिए एक बार तो वो भी काउंट होगा, और फिर यूपीएस में आपको 2 बार भी ऑप्शन दिया जाएगा, याद रखिए। फिर 49 नंबर में देखिए क्वेश्चन में if there are any option to replenish partial withdrawal made under UPS, yes, subscriber has option replenish the partial withdrawal amount before retirement से पहले ले सकता है। इसके अलावा 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, how are the UPS benefits claim under retirement डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर। देखिए कोई रिटायर हो गया, उसके बाद किसी का डेथ हो गया, तो कौन सा फॉर्म भरेगा। यहाँ पर B1 फॉर्म देखिए सब्सक्राइबर के लिए, हु रिटायर हो चुका है, रिटायर्ड ऑन वेयर आफ्टर 1 अप्रैल 2025, तो B1 फॉर्म भरेंगे। हु सुपरन्यूट सेवानिवृत्ति, रिटायर ऑन बिफोर 1 अप्रैल, इस तरह से कोई सेवानिवृत्ति हो गया है तो वो B2 फॉर्म भरेगा। तो ये कंडीशन बेस है, यहाँ पर देख सकते हैं कंडीशन बेस है, तो कंडीशन किसके साथ कौन सा फॉर्म अप्लाई करेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। B3 फॉर्म के लिए हु सुपरन्यूटेड रिटायर हुआ ऑन एयर आफ्टर 1 अप्रैल 2025 एलिजिबल फॉर यूपीएस बेनिफिट्स, सब्सक्राइबर है ऑलरेडी अवेल बेनिफिट्स अंडर यूपीएस। बी फॉर्म देखिए यहाँ पर, तो सबका फॉर्म अलग अलग है। यहाँ पर देखिए स्पाउज ऑफ द मतलब जिनका पति या पत्नी का मर गए हैं उनके B3 फॉर्म में। स्पाउज ऑफ द डिक्रीज सब्सक्राइबर, उस केस में किस केस पर डिपेंड करता है कि किसके लिए क्या एलिजिबल है, तो ये केस अलग अलग डिफाइन किया गया है, अलग अलग फॉर्म होगा। इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज ए यूपीएस पे आउट ऑर्डर यूपीओ। जो यूपीएस पे आउट ऑर्डर कंटेन डिटेल ऑफ द बेनिफिट्स पेएबल टू यूपीएस सब्सक्राइबर। इसके अलावा 52 नंबर देखिए जो अंतिम है लास्ट, इसके बाद ये खत्म हो गया। ये 8 पेज का टोटल था पीडीएफ। ये 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यूपीओ जो ऑर्डर है, जो जिसको बोलते हैं कि यूपीएस पे आउट ऑर्डर शैल बी ऑथराइज्ड रेस्पेक्टिव पीएओ आई सेंड द नोडल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट CRA के पास, and copy of such UPS payout order shall be simultaneously made available to UPS subscriber while legally wedded spouse को ही मिलेगा ये।
पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपीएस पे आउट ऑर्डर बाय नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट टुगेदर विथ ऑप्शन ऑफ द फाइनल विड्रॉल इफ एनी यूपीएस सब्सक्राइबर, यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिख दिया है। तो इस तरह से यूपीएस बेनिफिट्स स्पेसिफाई अंडर रेगुलेशन ऑथराइज्ड ट्रांसफर बैलेंस इंडिविजुअल कॉर्पस व पूल कॉर्पस, वो सारा चीज़ देखा जाएगा, उसी हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। सीआरए वहाँ पर रहेगा, सब बताएगा सीआरए आपको। यानी नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट शैल बी इंश्योर पे आउट मंथली पे आउट फ्रॉम द पूल कॉर्पस। अगर कुछ घट जाता है आपको तो पूल कॉर्पस से भी ये देगा, किसका नाम है नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट, यानी एनपीएस ट्रस्ट ही इसका मालिक है। एंड बैंक अकाउंट यूपीएस सब्सक्राइबर एंड पीरियोडिक रिलीज ऑफ द एप्लीकेबल डियरनेस रिलीफ टाइम टू टाइम डियरनेस रिलीफ भी देते रहेगा फॉर पर्पस। सीआरए शैल एस्टिमेट टू द पेंशन फंड टू इफेक्ट द रिडेम्पशन फ्रॉम द पूल कॉर्पस पेमेंट सच ए पे आउट ऑफ द सब्सक्राइबर। ऐसा होता है कि आपका इंडिविजुअल कॉर्पस 10% से आपका एश्योर पेंशन 50% नहीं पूर रहा है, तो उस केस में पूल कॉर्पस, जो पूल कॉर्पस सरकार के पास रहेगा, पूल कॉर्पस वो 8.5% का, उससे निकाल कर आपको पैसा पुराया जाएगा, एश्योर पेंशन दिया जाएगा। टेंशन मत लीजिए, यानी ये एनपीएस का ही पार्ट है, एनपीएस का ही बच्चा है। और यहाँ पर डिस्क्लेमर यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप खुद पढ़ लीजिए। बाकी आपको पूरा डिटेल हमने आपको पूरा 8 पेज का पीडीएफ था, हमने बता दिया, 52 क्वेश्चन आंसर दिया गया था, पूरा डिटेल यूपीएस के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें से मैक्सिमम चीज़ के बारे में जानकारी हो गया होगा। बाकी कुछ बाकी है तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि हम उसका भी आंसर खोज कर आपके सामने दें। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।